बच्चों, आज का खाना और पीना समाप्त हो चुका है। अब जो भी है आप अपने घर में लीजिएगा। कोई और उम्मीद किसी प्रकार की मत रखिएगा हमसे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और इसी के साथ लेक्चर चालू हो रहा है। एक बार फिर चलिए। ये दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। अब बंद करो। जो बाहर है मेरे को उनका हेडेक नहीं है, बंद करो। चलो जी, हमने क्या पढ़ा कि भाई जब सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाला गया तो मैक्सिमम चीजों को रिजर्व कर दिया गया सरकार के लिए। याद आ रही है ये बात? आपने स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में 3 को रखा और बोला कि यहां पे तो मोनोपोली होगी। किसकी? गवर्नमेंट की। 6 इंडस्ट्रीज को बेसिक या फिर की इंडस्ट्री में रखा गया और वहां पे बोला कि भाई भले ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बन चुका है लेकिन अब दोबारा किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब जितना भी काम होगा वो सरकार करेगी। ऑल न्यू यूनिट शैल बी स्टेट ओन्ड। बोलो, बात समझ में आई? आई एम सॉरी। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, यहां पे 18 इंडस्ट्रीज को रखा गया। यहां पे प्राइवेट सेक्टर काम तो कर सकता था लेकिन इसमें भी क्या बोला गया है? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो बच गया उसको ओपन रखा गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखना चाहता था। 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया, इडरा। इडरा ने कुछ रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस बनाए और कुछ रिफॉर्मेटिव प्रोविजंस बनाए। रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन में बोला कि भाई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग चाहिए होगा। लिस्टेड इंडस्ट्रीज का इंक्वायरी करा जा सकता है। अगर गड़बड़ निकली तो कैंसिलेशन किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का। रिफॉर्मेटिव प्रोविजन में बोला कि डायरेक्ट रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो देखा जाए तो ये भी कौन सा रिफॉर्मेटिव है? ये भी देखा जाए तो कंट्रोल ही कर रहे हैं। कंट्रोल ऑन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई। और लास्ट हुआ कंस्ट्रक्टिव मेजर्स। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कुछ अच्छा बनाना, कुछ अच्छा अचीव करना। तो इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए गए। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में कुछ खास बातें नहीं थी। सेम चीजें चल रही थी कि पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा से ज्यादा हो, स्टेट की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्राइवेट के प्लेयर्स मोनोपलीज ना बना पाए। तो वही एंटी प्राइवेट सेक्टर का ही स्टाइल चल रहा था। 91 में जाके सब कुछ बदला और क्यों बदला ये भी हमें पता है। हम हो चुके थे कंगलू। हमारे पास बचा था 14 दिन का राशन खरीदने का पैसा। आईएमएफ से लेना था पैसा। आईएमएफ ने बोला कि भैया एल एंड द पी ऑफ द जी करो तो जाके पैसा देंगे। तो जाके हमने क्या किया? लाइसेंसिंग अबॉलिश किया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया, कंट्रोल्स को डिसमेंटल किया, इंडस्ट्रीज को अर्बन एरिया से धकेल के रूरल और बैकवर्ड एरियाज तक लेके गए। एसएसआई को प्रमोट करने का काम किया। इसके बाद काम की चीज क्या है? यूनियन बजट 2022 फॉर एमएसएमई, ईसीएलजीएस, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम के तहत 1,30,00,000 एमएसएमई को लोन या एडिशनल क्रेडिट दिलाया गया। बात समझ में आ रही है? और काम का रैंप का फुल फॉर्म याद रखना है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। 6,000 करोड़ का, जस्ट लाइक संपदा। संपदा भी 6,000 करोड़ की था और ये भी 6,000 करोड़ का रैंप है। तो सैंप और रैंप दोनों 6,000 करोड़ के हैं। सैंप और रैंप दोनों 6,000 करोड़ के हैं। इसका भी क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा था आप लोगों से कि सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए मीडियम कब कंसिडर किया जाएगा। तो भैया अगर 10 लाख तक का, 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो माना जाएगा माइक्रो। 10 से ऊपर 2 करोड़ तक का है तो स्मॉल, और 2 से ऊपर 5 करोड़ तक का है तो मीडियम। यस, 5 करोड़ से ऊपर है तो लार्ज में आ जाओगे। ये सर्विस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज या फिर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले के लिए नियम क्या है?
इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम, टर्नओवर 50 करोड़ से कम, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम, टर्नओवर 100 करोड़ से कम। मैंने आपको बताया था इनटू 5 का खेल है। 1 10 20, 5 50 100, 1 10 20, 5 50 100, सब जगह करोड़ है। सिर्फ और सिर्फ सर्विस एंटरप्राइज में 10 लाख का एक छुटका सा रकम है। बोलो बात समझ में आई? बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या याद रखना होता है? एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था बड़ा ही खूबसूरत, बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का फर्क होता है भोले बच्चों? गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, याद है? करेंट अकाउंट का बैलेंस बोलूंगा तो गुड्स भी आ जाएगा, सर्विसेज भी आ जाएगा, और भी कोई छुटपुट रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। बीओपी अगर बोलूंगा तो टोटल इंडिया का पैसा कितना जाना है और कितना इंडिया के पास पैसा आना है, इसको अपने बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। थ्योरेटिकली जैसे हर बैलेंस शीट को बैलेंस हो जाना चाहिए, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी थ्योरेटिकली स्पीकिंग बैलेंस हो जाता है, बट रियलिटी में वो बैलेंस थोड़ी होता है। रियलिटी में तो उसमें डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है। अगर आपके पास सरप्लस होता है तो आप दूसरी कंट्री को लोन दे देते हैं, इसलिए बैलेंस हो जाता है। अगर आपके पास डेफिसिट होता है तो आप दूसरी कंट्री से लोन ले लेते हैं, इसलिए बैलेंस हो जाता है। बोलो बात समझ में आई? Theoretically, BOP should balance or should be zero as every debit transaction would have an credit entry. BOP भी कैसा है? PL अकाउंट और बैलेंस शीट की तरह ही है। कुछ चीजें करंट अकाउंट में आती है, कुछ चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है, याद रहेगा। ऐसा ही आपने बजट में पढ़ा, रेवेन्यू और कैपिटल, यहां पे हो गया करंट और कैपिटल। बोलो हाँ या ना? करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम आ जाती है जो रेकरिंग नेचर की है, हर साल हो रही है। कैपिटल अकाउंट में एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन में जो चेंज आता है वो कवर हो जाता है। बोलो बात समझ में? बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होती है। देवियों और सज्जनों, क्या ये बात आपको समझ में आई? फेवरेबल होगा तो सरप्लस, अनफेवरेबल होगा तो डेफिसिट। अपन ने पढ़ा था इंडिया ने कभी भी आपको निराश नहीं किया है। 75 सालों में एक बार सरप्लस रही थी, बाकी हर बार जय माता दी, लेट्स रॉक। फिर आ गया बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वेरी 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 वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 तरह का है, एक एफडीआई, एक एफपीआई और एक F2। एग्जाम्पल्स अपने को याद है, मारुति सुजुकी, बजाज अलियांस, ऑडी इंडिया, ये सब क्या है? एफडीआई है। क्या सुजुकी ने मारुति के धंधे में खाली शेयर खरीदा हुआ है, या मारुति के धंधे में पूरा इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है, दिमाग लगाता है, मशीन भेजता है, टेक्नोलॉजी भेजता है, सब कुछ करता है, बिजनेस में कंट्रोल रखना चाहता है, टेक्नोलॉजी भी लेके आता है। ऑडी खुद का यहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो सब कुछ करेगा। अलियांस ने बजाज के साथ कोलैबोरेट करके इंश्योरेंस का धंधा करना है कि खाली शेयर खरीदना है? धंधा करना है। एफआईआई में क्या होता है? बाहर का कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके पास बहुते पैसा है और वो उस पैसे से कभी रिलायंस के शेयर खरीद लेता है, कभी बजाज के शेयर खरीद लेता है, कभी एशियन पेंट खरीद लेता है, आए दिन खरीदता रहता है, बेचता रहता है, तो उसको अपने बोलते हैं एफआईआई। तो आबू धाबी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, जिनके पास तेल बेच के बहुत पैसा पड़ा रहता है, तो वो उसको आइडल नहीं रखना चाहते हैं, वो इसको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते, कभी कुछ बेचते, कभी कुछ खरीदते, कभी कुछ बेचते, कभी कुछ खरीदते हैं। बोलो बात समझ में आई? एफपीआई इन दोनों के बीच का है, ना तो वो ऑडी इंडिया की तरह
पूरा ही बिजनेस का जिम्मेदारी उठाना चाहता है, ना आबू धाबी की तरह कि आज ये खरीदा कल वो बेचा, आज ये खरीदा कल वो बेचा। तो एग्जाम्पल है, सिल्वर लेक नाम की कंपनी है जिसने रिलायंस में शेयर खरीद लिया, या फिर मेटा है जिसने जियो में 1.certain% का स्टेक खरीद लिया। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एज कंपेयर्ड एज टू एफआईआई। एफआईआई तो आज खरीदा कल बेच सकता है, जियो कल नहीं बेचने के लिए खरीदा है, उसने एक 10 साल 5 साल का होराइजन लेके चल रहा है। हालांकि वो सुजुकी की तरह रिलायंस को आके धंधा करना नहीं सिखाएगा, रिलायंस को आके कुछ ज्ञान नहीं देगा कि ऐसे करो वैसे करो। बात समझ में आ रही है? तो कंट्रोल, एफडीआई में हाई कंट्रोल स्टेक होता है और कंपनी का डीप इन्वॉल्वमेंट होता है इंडिया के बिजनेस में। बोलो बात समझ में आई? होराइजन क्या है? लॉन्ग टर्म। वो अपने साथ क्या क्या लेके आता है? फंड्स लाता है, नो हाउ लाता है, टेक्नोलॉजी लाता है, स्ट्रैटेजीज लाता है। नो हाउ मतलब ज्ञान, ये काम कैसे होगा, दैट इज नो हाउ। ठीक है, तो भाई इसका माइलेज कैसे बढ़ाया जाए तो सुजुकी बताता है, मैं बताता हूं कैसे माइलेज बढ़ाना है, इसको हल्का कर, इसको हल्का कर, इसको हल्का कर, बढ़ गई माइलेज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एफपीआई में क्या होता है? हाई कंट्रोल की जगह लो कंट्रोल स्टेक होता है, इजी एग्जिट ऑप्शन। होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है। कंट्रीब्यूशन में ये भी सिर्फ फंड्स ही लेके आता है, ये भी फंड ही लेके आता है, ये शॉर्ट टर्म है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। इनफैक्ट एक चीज अगर अपने को देखनी हो, एफआईआई से भारत का कैपिटल बढ़ता है सिर्फ, है ना, और एफडीआई से एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपैक्ट आता है, जॉब्स बढ़ती हैं, इनोवेशन बेहतर होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। समझ गए? अब बच गया अपना इको ही चैप्टर। चलिए, करता हूं, कोशिश करता हूं, कोशिश करते हैं। चैप्टर 4 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, आर यू रेडी? फाइनेंशियल सिस्टम क्रूशियल है इकोनॉमी के लिए, यस जी यस। क्यों? क्योंकि सेवर्स जो होते हैं वो पैसा जोड़ते हैं, और फाइनेंशियल सिस्टम होने की वजह से, इंटरमीडियरीज के होने की वजह से वो पैसा एक्चुअल इन्वेस्टर तक पहुंचता है, जो उससे मशीन खरीदता है, फैक्ट्री लगाता है, प्लांट खरीदता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, प्रोडक्शन करता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फाइनेंशियल मार्केट क्या करने की काबिलियत रखते हैं? जिनके पास आइडल पैसा है, जिनके पास आइडल पैसा है उनको रिटर्न दिला देते हैं, और जिनको पैसे की जरूरत है उनको फंड्स अवेलेबल करवा देता है। यानी कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम बैंक में एफडी करवा दो, और किसी और को पैसे की जरूरत है तो वो लोन ले लेगा, तो दोनों की जरूरतें पूरी हो गई ना। फाइनेंशियल मार्केट में क्या सिर्फ बैंक आती है? नहीं, बैंक तो एक बहुत ही सिंपल प्लेयर हो गया, और भी बहुत हैं। स्टॉक मार्केट है, ओटीसी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, मनी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटीज मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज भी हैंगी। समझ में आई बात? आइए बात करते हैं। इक्विटीज मार्केट आर यूज्ड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल। कंपनियां आईपीओ निकालती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और उसके थ्रू पैसा रेज कर लेती हैं। अच्छा, जल्दी से आप आईपीओ में पैसा क्यों डाल देते हो बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि कल को कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो सेकेंडरी मार्केट में उसको बेचा जा सकता है। आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया तो आपको अंबानी जी से पैसा मांगने की जरूरत थोड़ी है। आप ये पैसा क्या कर सकते हो? सेकेंडरी मार्केट में बेच के कभी भी रिकवर कर सकते। तो बहुत जरूरी है उसका एक सेकेंडरी मार्केट होना। बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
पार्टिसिपेट, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं. ब्रोकर्स आर थर्ड पार्टीज दैट फैसिलिटेट ट्रेड. अरे झटकों से सुधरो, दोबारा लगेगा वरना. बट डू नॉट टेक एन एक्चुअल. ब्रोकर क्या एक्चुअल पोजीशन लेता है स्टॉक पे? तुम घाटा खा के बेचो तो भी उसको ब्रोकरेज मिलेगा, तुम प्रॉफिट खा के बेचो तो भी उसको अपना ब्रोकरेज मिलेगा, तुम खरीदो तुम भी, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसका कोई पोजीशन नहीं है, उसका कोई स्टॉक के बढ़ने घटने से उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. ओवर द काउंटर मार्केट में क्या याद रखना है? एक है स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज जो रेगुलेटेड होता है, सेबी कंट्रोल करती है, नियम कानून होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं. एक होता है ओवर द काउंटर, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए ये रिस्की ज्यादा है. तो जो कंपनियां बहुत ही इज्जतदार होती हैं, जिनका सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है, वो कहाँ पे काम करेंगी? स्टॉक एक्सचेंज पे. लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं, छुटकी पुटकी कंपनियां हैं, रिस्कियर कंपनियां हैं, उनका सब कुछ कार्यक्रम कहाँ चलेगा? ओवर द काउंटर मार्केट पे चलेगा. बोलो बात समझ में आई? डिसेंट्रलाइज मार्केट यानी कि सेबी की जैसी इसकी कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है जो रेगुलेट कर रही है. ट्रेडिंग इज कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट अ ब्रोकर. स्मॉलर और रिस्कियर कंपनीज एंड सर्टेन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लेस रेगुलेटेड है, उतना कंट्रोल नहीं है, लेस लिक्विड है. लिक्विडिटी स्टॉक एक्सचेंज की हाई है क्योंकि तुम कभी भी शेयर बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो. यहां पे तो तुमको तुम्हारे जैसा ही कोई और पंटर मिलेगा तो ही काम हो पाएगा. एंड मोर ओपेक. स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ नीट एंड क्लीन, सबको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं. और यहां पे क्या है? ओपेक है. ओपेक बोले तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, धुंधला है. बहुत ही बढ़िया. बॉन्ड मार्केट. बॉन्ड मार्केट मतलब डेट मार्केट हो गया, जिसमें कि कंपनियां पैसा रेज कर सकती है फिक्स्ड इंटरेस्ट पे. मनी मार्केट वो है जहां पे 1 ईयर से कम का मैच्योरिटी होता है. मनी मार्केट वो है जहां पे 1 ईयर से कम का मैच्योरिटी होता है. अपन आगे पढ़ेंगे टर्म मार्केट, कॉल मनी मार्केट, है ना, जहां पे अपने पढ़ेंगे 1 दिन का भी होता है, 14 दिन तक का भी होता है. यहां पे रिटर्न्स बहुत लो होते हैं लेकिन सेफ्टी रहती है, हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है. लार्ज वॉल्यूम ट्रेड्स ऑल्सो नोन एज डेट या फिर फिक्स्ड इनकम मार्केट. तो डेट में ऑब्वियसली फिक्स्ड इनकम ही होती है ना, उसमें कोई डिविडेंड की तरह तो है नहीं कि ज्यादा भी मिल सकता है कम भी मिल सकता है. डेट में तो फिक्स्ड अमाउंट ही आपको मिलेगी. फिर क्या है? Derivative market, instruments which do not have a value of its own but derive their value on the basis of underlying asset. इस पे अपन काफी चर्चा करी थी, अगर आपको याद हो तो. क्रिकेट स्टेडियम की टिकटों का एग्जाम्पल लिया था, दूध वाले की पर्ची का एग्जाम्पल लिया था, और मैंने आपको बताया था ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती. जैसे अगर आपके पास एक पर्ची में लिखा हुआ है कि 2 लीटर दूध मिलेगा इस पर्ची को दिखाने पे, तो उस पर्ची की वैल्यू थोड़ी है, दूध की वैल्यू है. दूध महंगा होगा तो ये पर्ची भी महंगी हो जाएगी, दूध सस्ता होगा तो ये पर्ची का वैल्यू भी गिर जाएगा. अपन ने बात करी कि आपके पास में मोटेरा स्टेडियम की टिकट मिलने का एक कूपन है, टिकट मिलने का एक कूपन है. अगर मैच इंडिया पाकिस्तान का होने वाला है तो वो कूपन की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि वो टिकट की वैल्यू बढ़ गई है. और अगर मैच बांग्लादेश और केनिया का है तो उस टिकट की वैल्यू गिर जाएगी, तो उस वजह से इस कूपन की वैल्यू भी गिर जाएगी. तो कूपन की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, कूपन अपनी वैल्यू डिराइव करता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट. इसी तरह के स्टॉक मार्केट में अपन ने देखा था कि कैस्टर ऑयल भी बिक रहा है, उसके भी फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर हर चीज का फ्यूचर्स और फॉरवर्ड और ऑप्शंस बिकता है. तो ये सारे डेरिवेटिव मार्केट हैं. 3 सबसे पॉपुलर जो है, एक है फॉरवर्ड, एक है फ्यूचर, एक है ऑप्शन. आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कि फॉरवर्ड और फ्यूचर में फर्क क्या होता है. फॉरवर्ड जो है वो ओटीसी है. ओटीसी है मतलब लेस रेगुलेटेड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, रिस्कियर, लेस लिक्विड. और फ्यूचर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है, रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, लेस रिस्कियर है, हाई लिक्विडिटी है. बात समझ में आ रही है?
मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का 10 ग्राम का एक स्टैंडर्ड लॉट साइज है। स्टॉक एक्सचेंज पे आप गोल्ड का कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का एक्सपायर होने वाला, तो उसमें लॉट साइज वही रहेगा, या तो 10 ग्राम लो या 20 ग्राम लो, 10-10 ग्राम का लॉट है। आप रैंडम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी का नहीं बना सकते, रैंडम अपनी मर्जी से आप एक्सपायरी डेट नहीं चूज कर सकते, जो एक्सपायरी डेट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं वही लेने पड़ेंगे। लेकिन फॉरवर्ड जो है दो लोगों के आपसी अरेंजमेंट है, तो उसमें कोई भी चीज आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन वहां पे काउंटर पार्टी रिस्क है। कल को उसने 3 महीने बाद आपको पैसे नहीं दिए तो? फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको पता ही नहीं है कि आप किससे खरीद रहे हैं। आप सवाल जवाब किससे पूछेंगे? स्टॉक एक्सचेंज से। खरीदने वाले को ये पता नहीं है कि उसने किससे खरीदा, वो तो स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा मैंने पैसा दिया भैया मुझे सिक्योरिटी दे। बेचने वाले को पता नहीं है कि वो किसको बेचेगा, वो तो स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा कि भाई मेरा शेयर बिका मुझे पैसा दे। तो जिसने खरीदा है उसके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटी आ जानी चाहिए, जिसने बेचा है उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बेट नहीं हुआ, बेट तो एक वेजरिंग है, ये हो गया तो ऐसा और ये नहीं हुआ तो ऐसा। नहीं 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 नहीं, बेट नहीं कर रहे अपन, ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद ये चीज दे दूंगा, तुम मुझे इतने रुपए दे देना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और तेरा। अब तू मन ही मन क्या सोच के चल रहा है कि शायद मुझे लग रहा है कि बढ़ जाएगा तो मुझे फायदा हो जाए, तो वो तो फिर फॉरेक्स पे भी एप्लीकेबल है। वो तो जब आप शेयर खरीदते हो तब भी एप्लीकेबल है कि मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ने वाला है इसलिए मैं खरीद रहा हूं, है ना? तो एलिमेंट ऑफ स्पेक्यूलेशन तो सभी में है, एलिमेंट ऑफ स्पेक्यूलेशन तो सभी में है, बट ऐसा वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं है, बेटिंग वाली चीज नहीं है। दिस इज नॉट कंटिंजेंट अपॉन एनीथिंग। इंडिया हार गया तो तू मुझे पैसे देगा और जीत गया तो मैं तुझे पैसे दूंगा, ऐसा नहीं है। 3 महीने बाद तू मुझे $100 देना, मैं तेरे को 10,000 रुपया दूंगा, ये अग्रीमेंट है, दैट्स इट। फॉरवर्ड फ्यूचर बिल्कुल सेम है, फॉरवर्ड फ्यूचर बिल्कुल सेम है। एक आपने व्यवस्थित दुकान से जाके सामान खरीदा है, और जैसे अमूल का दूध खरीद सकते हैं, और जो डोली में लेके दूध बेचने जा रहे हैं उनसे भी दूध खरीद सकते हैं, बस दोनों में फर्क है ना। वही फर्क है फॉरेक्स में और फॉरवर्ड में। बात सॉरी, फ्यूचर में और फॉरवर्ड में। कौन सा रेगुलेटेड है? फ्यूचर। कौन सा लेस रिस्की है? फ्यूचर। कौन से में लिक्विडिटी ज्यादा है? फ्यूचर। कौन से में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है? फ्यूचर। किस में ये सारी चीजें खराब है? समझ गए? सो नाइस। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का मोस्ट, जाहिर सी बात है, जहां पैसा ही खरीदा जा रहा है और पैसा ही बेचा जा रहा है, उससे ज्यादा लिक्विड क्या होगा? तो दुनिया का सबसे लिक्विड मार्केट यही है। 5 ट्रिलियन डॉलर पर डे का ट्रांजैक्शन हो रहा है बाबू, 5 ट्रिलियन डॉलर का, 5 ट्रिलियन डॉलर का। बात समझ में आई? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? डिसेंट्रलाइज्ड है ये भी, इसका कोई सेबी वेबी नहीं है, ठीक है। कमोडिटीज मार्केट, कमोडिटीज ट्रेड करी जा रही है या तो डायरेक्टली या फिर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। इंडिया का जो एक बहुत बड़ा कमोडिटी का एक्सचेंज है उसका नाम है एनसीडेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। मैंने इसकी वेबसाइट्स वगैरह दिखाई थी आपको। फिर आगे अपना क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, लूप, शीबा उनू, ये सारे क्या हैं? क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये सारे क्रिप्टोज हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेंगे क्रिप्टो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। P2P बोले तो पीयर टू पीयर। डिजिटल वॉलेट जो है, जैसे पेटीएम का वॉलेट है, गूगल पे का वॉलेट है, वैसे ही और भी कंपनीज हैं जैसे कि वजीरेक्स है, कॉइन स्विच है, जो आपको इस तरह के डिजिटल वॉलेट देते हैं जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर सकते हैं, क्रिप्टो बेच के रुपया ले सकते हैं, एक क्रिप्टो बेच के दूसरा क्रिप्टो ले सकते हैं। स्वैप वन क्रिप्टो करेंसी फॉर अनदर। और फिएट मनी, फिएट मनी का मतलब होता है सरकार के द्वारा चलाया गया पैसा, यानी कि रुपया, डॉलर, पाउंड, यूरो, समथिंग समथिंग। व्हाट इज द नाइस थिंग? समझ गए क्या? सो नाइस बच्चों, जस्ट व्हाट द डॉक्टर हैड ऑर्डर्ड।
4 मेन कंपोनेंट्स हैं बच्चों। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एसेट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं और मार्केट्स होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्या पावर है? छोटे छोटे डिपॉजिट से एक बड़ा लोन बना सकते हैं, बड़े से डिपॉजिट से बहुत सारे छोटे 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 लोन बना सकते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं? कन्वर्ट कहां गया रे? लार्ज डिपॉजिट विथ स्मॉल लोन, स्मॉल डिपॉजिट विथ लार्ज लोन। समझ में आई बात? दूसरा, लोगों ने सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, लोगों ने पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए। बैंक के लिए ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, कभी भी सामने वाला पैसा मांगेगा तो बैंक को चुकाना पड़ेगा। बैंक इस पैसे से किसी को एक लॉन्ग टर्म लोन दे देती है, तो इसने क्या किया? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म एसेट में कन्वर्ट कर लिया। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म एसेट में कन्वर्ट कर लिया। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग का हो सकता है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, यानी कि बैंक या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन टाइप के लोग हो सकते हैं, या फिर नॉन बैंकिंग या नॉन डिपॉजिटरी टाइप के हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है रेगुलेटरी हो सकते हैं, जैसे कि आरबीआई है, सेबी है। इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं कि इसका पैसा लिया इसको दे दिया, जैसे कि एसबीआई है, बीओबी है। नॉन इंटरमीडिएट्स हैं जैसे कि नाबार्ड है, सिडबी। नाबार्ड किसी लेके किसी को नहीं दे रहा है, अपना पैसा लोगों तक पहुंचा रहा है। सिडबी भी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, साइडीबीआई, एसआईडीबीआई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें अपन थोड़ी ना सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवा के पैसा दे रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? अरे देखो ये वो प्यारी चीज आ गई, कॉल मनी 1 डे, नोटिस मनी 1 से ज्यादा 14 से कम नो कोलैटरल, टर्म मनी मोर देन 14 दिन, ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर। सो नाइस यार, वंडरफुल। कमर्शियल पेपर जो होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, याद रहेगा? ओ माय गुडनेस। ठीक है, चलो अब मुझ पे ना बहुत ही ज्यादा दबाव डाला जा रहा है ऊपरी ताकतों के अनुसार कि बहुत ही छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स को कमिट किया हुआ है, ना फलाना है ना ढिकाना है, जाने ही देना पड़ेगा, ये है वो है। तो आप लोग जाइए और करंट अफेयर्स के लिए जब हम मिलेंगे तो उस दिन घर पे बोल के आइएगा कि कुछ भी हो सकता है। मुझे स्टाफ आदमी हो बेटा, सुनना पड़ता है ना। अरे बाबू हमरा थोड़ी ना है सब कुछ यार, हम तो स्टाफ आदमी हूं। ये क्या हुआ? All I'm saying, let's give love a chance.